हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले 19 तारीख का पेपर। 19 को जो मॉर्निंग की शिफ्ट में क्वेश्चंस आए थे वो सारे ही क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले जो आपके सेशंस हुए हैं जिसमें हम लोगों ने 19 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट किया था, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को। इसके भी 2 पार्ट हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग थर्ड सेशन इसका यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है 120 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे यहाँ पर साइंस के, राइट। तो 120 ही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे कि मेंस में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, चलिए। और जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, साइंस का मेंस का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। कंप्लीट ऑनलाइन बैच यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें आपको फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ाया जाएगा। डिटेल में न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जाएंगे और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट मिलेगा वो आप एक बार से देख सकते हैं। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर वाइज वीडियो क्लासेस रहेगी, एनसीईआरटी समरी रहेगा, क्लासेस के नोट्स रहेंगे। यूट्यूब पर कोई क्लासेस हो रही है उसके नोट्स रहेंगे। आपके कोर्स में जो भी क्लासेस हो रही है वो सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 2500 एमसीक्यू का सीरीज रहेगा, 1 लाइनर नोट्स रहेंगे और इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर की, क्योंकि जब भी आपका एग्जाम होता है उसके बाद भी यदि आप किसी भी स्टेट एग्जाम को फाइट करते हैं, जस्ट लाइक कि एमपीएसआई वगैरह आप दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, तो सब जगह एनसीईआरटी आपको हेल्प करती है। एनसीईआरटी 6 to 10 हम लोग पूरा कंप्लीट करवाएंगे। उसके अलावा 11-12 के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे हम लोग आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे। तो 1 ईयर वैलिडिटी इस कोर्स की रहेगी, आप 1 ईयर तक इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये कोर्स पूरा आपको मिलेगा ऐप के ऊपर, ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी रखा हुआ है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। डेमो वीडियोस एंड पीडीएफ्स अवेलेबल है, आप उन्हें विजिट करके अपने कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई दिक्कत आता है, कोई इशू आता है, ज़रूर से आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये क्वेश्चन नंबर 72 है। इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त ऊष्मा का उदाहरण यहाँ पर रहेगा, है ना। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था और आपसे पूछा भी था कि इसका रीजन क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती क्या है। तो आज थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। गुप्त ऊष्मा का उदाहरण, उबलते हुए पानी का एक बर्तन जो है वो गुप्त ऊष्मा हो सकता है। एक पिघलने वाला आइस क्यूब गुप्त ऊष्मा हो सकता है। एक गर्म कमरा यहाँ पर गुप्त ऊष्मा हो सकता है, या एक गर्म कॉफ़ी जो है, एक कप गर्म कॉफ़ी का, वो गुप्त ऊष्मा रहेगा। देखो, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब भी आइस पिघलता है तो एकदम से हमें वो वाली स्टेज प्रतीत होती है। चलो पहले मैं इसका पूरा हिंदी में डिटेल बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट है, एक पिघलने वाला आइस क्यूब। तो पहले विशिष्ट ऊष्मा के बारे में देख लेते हैं, होती क्या है। किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन लाए। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो आइस है उसकी स्टेट को फिक्स रखते हुए, यानी ठोस अवस्था में रखते हुए उसकी स्टेज को यहाँ पर चेंज करेगा, उसी को गुप्त ऊष्मा यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने ही रखा हुआ है, एग्जाम्पल को आप एक बार से देखिए। लैटेंट हीट क्या होती है, उदाहरण के लिए किसी बर्फ के टुकड़े को एक बर्तन में गर्म किया गया। ठीक है, मैंने एक पेन कढ़ाई कुछ भी यहाँ पर ली, मैंने इसके अंदर एक आइस क्यूब रखा, अब मैं इसको गर्म कर रही हूँ, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके पिघलता है। पूरे ठोस के द्रव बन जाने तक उसका तापमान नहीं बढ़ेगा, मतलब पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक कि वो पूरा लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं आ जाता। दैट मीन्स कि ये पूरा पानी यहाँ पर नहीं बन जाता और स्थिर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा। यहाँ पर तापमान बढ़ता नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। जब एक बार ये पूरा पिघल गया, दैट मीन्स ये इस वाली स्टेट के अंदर आ गया, फिर धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है। क्या आपको ये समझ में आई। तो बर्फ ने जो एनर्जी यहाँ पर या ऊष्मा यहाँ पर जो स्टोर करके रखी हुई थी, उसी को यहाँ पर क्या कहा गया है, गुप्त ऊष्मा कहा गया है। समझ में आया बर्फ का एग्जाम्पल आपको। सबसे पहले तो लैटेंट हीट क्या होती है, किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो उसके ताप को, जैसे कि इसने क्या करा, जब तक आइस पूरा पिघलकर द्रव स्टेट में नहीं आ गया तब तक उसने अपनी ऊष्मा को नहीं खोया। ठीक है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, है ना। तो जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन करेगी, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ये इस प्रकार से जो स्टेट चेंज होती है तब तक वो क्या करके रखेगी, उसका टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखेगी। यही चीज़ क्या कहलाती है, इसकी गुप्त ऊष्मा यहाँ पर कहलाती है।
उदाहरण के लिए एक बर्फ के टुकड़े को एक बर्तन में गर्म किया जाता है तो वो धीरे धीरे पिघलेगा, जब तक कि वो पूरा पानी नहीं बन जाता, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। जैसे ही वो लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाता है उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना, तापमान बढ़ना स्टार्ट होगा। इसी को इसकी गुप्त ऊष्मा यहाँ पर कहा जाता है, या इंग्लिश में बोलूँ तो लैटेंट हीट इसको कहा जाता है। एक बार से आप चाहे तो क्वेश्चन देख सकते हैं, गुप्त ऊष्मा का उदाहरण क्या है। तो एक पिघलने वाला जो आइस क्यूब है, एक मेल्टेड आइस क्यूब जो है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका लैटेंट हीट का। याद रहेगी ये वाली चीज। चलिए आगे बात करते हैं। एक तालिका का अध्ययन करना है और आपको बताना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर जो रेप्टाइल प्रजाति है या जो सरीसृप है इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। सरीसृप या रेप्टाइल जो प्रजाति होती है हम लोग बोलते हैं कि ये रेंगने वाले जीव होते हैं। तो इसमें से इस कैटेगरी के अंदर कौन आएगा, मेंढक, टॉड, छिपकली, छिपकली, टर्टल, मगरमच्छ। सी ऑप्शन में है सैलामेंडर, टॉड और टर्टल। और ऑप्शन नंबर डी में है मेंढक, छिपकली और टर्टल। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कौन आता है इस कैटेगरी के अंदर। देखो छिपकली आती है, नो डाउट छिपकली यहाँ पर भी है, टर्टल आता है, कछुआ आता है, मगरमच्छ आता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप रेप्टाइल को भी देख लीजिए, ये क्या होते हैं, कौन कौन इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। देखो कच्छप टर्टल है ना, कछुआ टॉर्टोइस, स्पेनोडॉन घरेलू छिपकली जो आपके घर में घूमती रहती है, आपके आगे पीछे भी घूम रही होगी अभी है ना, यूरोमेस्टिक हो गया, गोहो हो गया, कैलोटिस हो गया, नाग हो गया, करेत है ना, करेत तो आपने देखा होगा, अजगर हो गया, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, एलिगेटर हो गया। ये सब किस प्रजाति में आते हैं, ये सब रेप्टाइल प्रजाति के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा था रेप्टाइल का अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, तो हमने देखा छिपकली है ना, एक हमने टर्टल देखा और एक क्रोकोडाइल देखा। ये तीनों किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, रेप्टाइल कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट धातु है, इन चारों में से नोबल मेटल यहाँ पर कौन सी है। एक आदर्श या उत्कृष्ट धातु की बात करें तो कौन यहाँ पर आदर्श धातु होगी, सबसे पहला है लोहा, सोना, एल्यूमिनियम और जस्ता। ठीक है, तो उत्कृष्ट धातु किसको बोला जाएगा, इन सब में से सोना को बोला जाएगा। अब उत्कृष्ट धातु होती क्या है और सोना चांदी को इसमें कंसीडर क्यों किया जाता है, देख लेते हैं एक बार से। उत्कृष्ट धातुएं या राज धातुएं वे धातुएं होती हैं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत ही कम होता है। मतलब ये जैसे कि लोहे को आपने नमी या वायुमंडल में खुला छोड़ दिया तो उस पर जंग लग जाएगी, तो ये कुछ ऐसी धातु है जिसका बहुत ही कम क्षरण यहाँ पर होता है ना, या ऑक्सीडेशन जो है बहुत ही कम होता है। जस्ट लाइक रजत, दैट मीन्स सिल्वर हो गया, स्वर्ण गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, रेडियम हो गया, पैलेडियम हो गया। ये सारी ऐसी धातुएं हैं जिसको किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, उत्कृष्ट धातु की कैटेगरी के अंदर यहाँ पर रखा गया है। हमारे पास ऑप्शन में केवल गोल्ड था, बाकी एल्यूमिनियम, लोहा और ये सब था, तो गोल्ड आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन हैलोजन यहाँ पर नहीं है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, टेरिलियम और क्लोरीन। इसमें से हैलोजन धातु है यहाँ पर कौन सी नहीं होगी, करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखो करेक्ट आंसर इसका टेरिलियम जो है हैलोजन धातु के अंदर या हैलोजन कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, अब ये क्यों नहीं आता है इसके लिए हमें पता होना चाहिए हैलोजन क्या होते हैं, हैलोजन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो हैलोजन एक प्रकार के रासायनिक तत्व है जो धातु के साथ प्रतिक्रिया करने पर नमक बनाते हैं। हैलोजन लैंप उन बल्बों से प्रकाशित होते हैं जिसमें से एक हैलोजन और एक प्रकार की अक्रिय गैस को भरा जाता है। जैसे हैलोजन लैंप आप खरीदते हैं तो उसमें एक तो हैलोजन होता है और एक अक्रिय गैस, कोई भी जस्ट लाइक आर्गन वगैरह जो अक्रिय गैसेस होती है उनको फिल किया जाता है, उनसे बनता है आपका हैलोजन लैंप। तो अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि हैलोजन गैसेस कौन सी है या हैलोजन की कैटेगरी में कौन आता है। देखो हैलोजन की कैटेगरी में आता है फ्लोरीन जो कि आपको ऑप्शन में दे रखा था, क्लोरीन जो कि आपके ऑप्शन में था, ब्रोमीन जो कि आपके ऑप्शन में था, और इसके अलावा 5 में कौन कौन आ गए, आयोडीन आ गए और एस्टेटीन आ गए। ये ऐसे हैं जो किसी भी धातु के साथ प्रतिक्रिया करके आपको क्या देंगे, नमक यहाँ पर देंगे, लवण यहाँ पर देंगे। जैसे कि हमने एक अम्ल क्षार वाली जो रिएक्शन थी उसमें देखा था कि जब अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करते हैं, स्ट्रॉन्ग अम्ल या स्ट्रॉन्ग क्षार प्रतिक्रिया करते हैं तो वो लवण यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हैलोजन भी एक प्रकार से रासायनिक तत्व है जो धातुओं के साथ है ना, धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करने पर नमक यहाँ पर बनाता है। रासायनिक आवर्त सारणी में 5 हैलोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन है। जैसे कि हमारे ऑप्शन में हमको दे रखा था टेलरियम करके, तो टेलरियम इसका हिस्सा नहीं है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को वापस से, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है ना, लेकिन टेलरियम नहीं है, तो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 1 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कई बार किया हुआ क्वेश्चन है।
त्रिज्या आर की पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होगा, मतलब पृथ्वी जो है ना, आर त्रिज्या की है। अगर किसी वस्तु को हमने यहाँ सेंटर पर रखा, पृथ्वी के केंद्र पर रखा, तो उस वस्तु का भार कितना होगा, 0 होगा। पृथ्वी की सतह पर भार का जो भी भार है उसका r टाइम्स हो जाएगा, मतलब त्रिज्या वाला। पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/r² हो जाएगा या फिर इन्फिनिटी रहेगा। तो आपको पता है जब भी वस्तु को किसी केंद्र पर रखा जाता है तो उसका भार क्या माना जाता है, 0 यहाँ पर माना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसका जो वेट होगा है ना वो कितना हो जाएगा, 0 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने करा था। चंद्रमा पर लेकर जाओगे तो क्या रहेगा, इस तरीके से ही क्वेश्चन है। तो केंद्र पर रखी गई वस्तु का भार कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है, तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को खरीफ की फसल कहा जाता है ना। खरीफ क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ द मानसून सीजन अराउंड द मंथ ऑफ द जून एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ दिस सीजन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। मई जून के समय में इसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर के समय काट लिया जाता है। तो ये क्रॉप जो फसल है, ये क्रॉप क्या कहलाएगी, खरीफ क्रॉप यहाँ पर कहलाती है, खरीफ की फसल यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेडालॉजी से कनेक्टेड है। देखो दो चीज़ें होती है, बहुत स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज भी होते हैं। एक आप जो पढ़ते हैं सब्जेक्ट नॉलेज, वो होता है आपका पेडागोजी, और एक ही साइंस की टर्म होती है पेडालॉजी। ठीक है, दो अपने आप में अलग अलग चीज़ें हैं। पेडालॉजी दैट मीन्स मिट्टी का अध्ययन, और पेडागोजी दैट मीन्स आप जिसको शिक्षा शास्त्र हिंदी में बोलते हैं, है ना, वे टू टीच जिसको हम लोग इन जनरल बोलें। तो पढ़ाने के तरीके इसमें आपको सिखाए जाते हैं, हाउ टू टीच और हाउ टू ट्रीट द चिल्ड्रन, इस तरीके से। तो अभी आपसे पेडालॉजी के बारे में पूछा है, दैट मीन्स वो मिट्टी के बारे में आपसे पूछ रहा है, या खनिजों की संरचना और विकास से संबंधित है, या मिट्टी के गठन, उत्पत्ति, सर्वेक्षण और वर्गीकरण से संबंधित है, या खनिज निर्माण और वर्गीकरण से संबंधित है, यह हाइड्रोलॉजिकल चक्रों के पैटर्न और जलवायु पर इसके प्रभाव से संबंधित है, दैट मीन जल चक्र वगैरह से संबंधित है। नहीं, ये केवल मिट्टी के बारे में बताता है कि मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसी है, इस प्रकार की मिट्टी में कौन सी फसल बोई जा सकती है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, लाल, काली, पीली, क्षारीय मिट्टी, है ना, जो भी मिट्टी के प्रकार होते हैं, बलुई मिट्टी, वो सारी कैटेगरी आपको पेडालॉजी में पता चलती है। मतलब मिट्टी का पूरा अध्ययन आप बोल लें, पेडालॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पर कौन सा हो सकता है, तो विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत है सिट्रिक खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, खट्टे खाद्य पदार्थ, फल हो सकता है, सी फूड हो सकता है, सब्जियां हो सकती है। तो विटामिन B12 का सबसे बेस्ट जो सोर्स माना जाता है वो माना जाता है आपका सी फूड को, समुद्री भोजन को। ठीक है, एक बार सब इसका टेबल पूरा देख लीजिए कि कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और उसको ओवरकम करने के लिए किस प्रकार के भोजन का सेवन हमको करना चाहिए। देखो विटामिन ए की बात करें, बस 5 मिनट हम लोग लेंगे, 5 भी नहीं 3 मिनट में हम लोग पूरा टेबल कंप्लीट कर लेंगे। देखो विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, जैसे विटामिन B12 का क्वेश्चन में पूछा गया था, साइबो कोबालमिन है। ठीक है, चलिए तो ये वाली चीज़ हमसे पूछी गई, एक बार से इस पूरा टेबल को आप रीड कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए का आपने देखा रेटिनॉल है, अंडा, दूध, लीवर ऑयल, है ना, इस प्रकार का अपन को भोजन लेना चाहिए। इसकी कमी से रतौंधी हो सकता है, डर्मेटोसिस हो सकता है, स्किन रिलेटेड बीमारियां, और बोनापन यहाँ पर आ सकता है। विटामिन B1 थाइमिन इसका रासायनिक नाम है। चावल की भूसी, गेहूं, यीस्ट, दूध, सब्जी आपको लेना चाहिए, अगर नहीं लिया तो बेरी बेरी हो सकता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। अंडे का पीला भाग, दूध, हरी सब्जी लेना चाहिए, अगर ये नहीं है हमारे शरीर में तो डर्मेटोसिस हो सकता है, ग्लास्टिसिस हो सकता है। विटामिन B4 की बात करें, इसका रासायनिक नाम निकोटिनिक एसिड है। यीस्ट, यकृत, दूध, मांस, हरी सब्जी इसमें लेना चाहिए। त्वचा का सूखापन, डायरिया, एनीमिया यहाँ पर हो सकता है। विटामिन B10 फॉलिक एसिड है, यीस्ट इसका स्रोत है, ये आपको लेना चाहिए, अगर नहीं लिया तो एनीमिया की कमी हो सकती है। विटामिन B12 जो है साइनोकोबालमिन है, यकृत, यीस्ट, मक्का, परनीसिया, एनीमिया या सी फूड जितने भी होते हैं वो सारे सेवन करना चाहिए। अगर ये नहीं होता है हमारे शरीर में B12 तो हमारा जो मेरुदंड है वो कमज़ोर हो जाता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड है,
रासायनिक नाम। खट्टे फल, नींबू, हरी सब्जियां, सैलेड्स वगैरह आपको लेना चाहिए। अगर इसकी कमी होती है तो स्कर्वी हो सकता है और मसूड़े यहाँ पर फूल सकते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, मछली का तेल, ये सारा सेवन करना चाहिए। अगर कमी हो गई तो रिकेट्स हो सकता है। विटामिन ई की बात करें, रिकेट्स हड्डियों का कमजोर हो जाना, राइट। विटामिन ई की बात करें, रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। स्रोत है बीज, फल, फलियां, दूध, अंडे आदि। अगर इसकी कमी हो जाती है तो प्रजनन क्षमता जो होती है, रिप्रोडक्शन शक्ति, वो कमजोर यहाँ पर हो जाती है। क्वेश्चन में आपसे विटामिन B12 के बारे में पूछा था। साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। सी फूड्स और इस प्रकार का भोजन लेने से जो है इसकी कमी नहीं होती है, और अगर कमी हो गई तो मेरुदंड यहाँ पर कमजोर हो जाता है। क्लियर है इतनी चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के खनिजों के संसाधन के बारे में सही नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है, अभ्रक भारत में विश्व में प्रथम स्थान यहाँ पर रखता है। भारत दुनिया में एल्यूमिनियम उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ओके। तीसरा क्या बोल रहा है, भारत दुनिया में लौह अयस्क में चौथे स्थान पर है। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, 4th नंबर का ऑप्शन यहाँ पर क्या बोल रहा है, भारत दुनिया में क्रोमाइट उत्पादन में तीसरे स्थान पर माना गया। अब आपको क्या बताना था, गलत यहाँ पर बताना था। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है कि भारत जो है एल्यूमिनियम में दूसरे स्थान पर, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि एल्यूमिनियम में भारत फर्स्ट नंबर पर है। अगर आप दूसरे स्थान का पूछ रहे तो आपको लिखना था यहाँ पर रशिया, है ना। दूसरे स्थान पर रशिया है, एल्यूमिनियम में प्रथम स्थान पर है। बाकी अभ्रक के मामले में प्रथम स्थान पर है, एल्यूमिनियम में प्रथम स्थान पर है, लौह अयस्क में 4th नंबर पर है, और क्रोमाइट में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है? अगर मुझे विद्युत प्रवाह उत्पन्न करवाना है तो मैं किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग यहाँ पर करूँगी? ठीक है, क्या आंसर यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे किस प्रकार के उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी? मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक जनरेटर की। इसके थ्रू मैं यहाँ पर करंट को फ्लो करवा सकती हूँ, है ना, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकती हूँ। इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इलेक्ट्रिक जनरेटर की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। धातु ब्लॉक जो होते हैं उसके अंदर दरार और दोषों का पता लगाने के लिए किस प्रकार की तरंग का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है? डायग्राम भी आपके सामने, तो आंसर आपको पता चल ही गया। अल्ट्रासोनिक जो तरंग होती है उसका पता लगाया जाता है। जैसे कोई भी धातु है ना, इसके अंदर कोई दरार आ गई है या फिर इसके अंदर कोई डिफेक्ट है, तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अल्ट्रासोनिक किरणों का प्रयोग करेंगे, अल्ट्रासोनिक रेज का प्रयोग करेंगे। ये डिवाइस जो है कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर मोटर होती है, यहाँ पर ऑसिलेटर होता है। ये करता क्या है? ये ऑसिलेशंस कैलकुलेट करता है जस्ट लाइक वेव फॉर्म में। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि अगर आपका हॉस्पिटल जाने का कभी काम पड़ा हो, या टीवी सीरियल में भी आपने देखा हो कि एक ऐसी, जैसे ही जहाँ पर पेशेंट सोया रहता है उसके सामने इस प्रकार से छोटा सा एक सिस्टम लगा हुआ रहता है ना, उसमें पूरी हार्ट बीट आती है। एकदम से आप देखेंगे हार्ट बीट सिंगल हो गई या फिर इस तरीके से वेव्स उसमें आ रही है, तो वो ऑसिलेटर ही होता है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का ऑसिलेशंस के लिए अल्ट्रासोनिक ऑसिलेटर लगा हुआ रहता है। मेन एक्सेस ऑफ अल्ट्रासोनिक स्पाइंडर की यहाँ पर पूरी एक एक्सेस होती है। इसके थ्रू जो है हम लोग यहाँ पर पूरा पता लगाते हैं कि इसमें कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, या फिर ये कोई डिफेक्टिव तो नहीं है। इस तरीके से करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक जो डिवाइस है ना, ड्रिलिंग प्रोसेस वाली जो चीज़ है, इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। क्या एक चमकदार स्टेनलेस स्टील की प्लेट या एक चमकता हुआ स्टील का चम्मच जो है प्रकाश की दिशा को बदल सकता है क्या? जैसे कि आपके घर में नए नए बर्तन आए, ठीक है, अगर आप प्रकाश की दिशा को बदलना चाहते हैं तो क्या आप ये कर सकते हैं क्या? देखो, आपको हाँ और नहीं में जवाब देना है, और क्यों होता है ये भी जवाब देना है ना। क्या पूछा गया है कि क्या एक बदल सकता है क्या? तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है वे केवल प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं, केवल मतलब कि बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, नहीं वे प्रकाश की दिशा नहीं बदल सकते। हाँ, ये प्रकाश की दिशा को बदल सकते हैं, वे केवल प्रकाश का रंग बदल सकते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे नए बर्तन वगैरह होते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि अगर आप बर्तन पर धूप आ रही है और उसके सामने अगर कोई चमकता हुआ बर्तन या नया बर्तन या थाली वगैरह रख दें तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो क्या स्टील का चम्मच ये चीज़ कर पाएगा क्या? डेफिनेटली कर पाएगा, है ना। हम लोग खेलते कूदते ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हाँ, ये प्रकाश की दिशा को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, आपने भी करके देखा होगा ये वाली चीज़। चलिए क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है तो मेंशन ज़रूर से कर दीजिएगा, है ना, ताकि साथ के साथ अगला जो सेशन आता है उसमें हम लोग आपके प्रीवियस डाउट्स भी ले लें। चलिए, आमतौर पर प्रकाश पॉलिश और चिकनी सतहों से समान रूप से परिलक्षित होता है। नई स्टेनलेस स्टील
प्लेट अत्यधिक पॉलिश की हुई रहती है, जैसे आप कोई भी बर्तन वगैरह लेकर आते हैं तो वो काफ़ी चमकता हुआ दिखाई देता है ना, और एक चमकदार सतह उस पर बनती है, इसीलिए वे प्रकाश को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं और एक प्रकार से स्पष्ट छवि बना सकते हैं। पुरानी प्लेटों के लिए पॉलिश को धीरे धीरे हटा दिया जाता है ना, इसलिए उनकी सतह जो होती है खुरदुरी हो जाती है। जैसे धीरे धीरे अपन बर्तन वगैरह धोते हैं या काफ़ी यूज़ में लेते हैं तो उनकी पॉलिश यहाँ पर निकल जाती है और वो सतह खुरदुरी हो जाती है, फिर उससे प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट यहाँ पर नहीं होगा, परावर्तित नहीं होगा, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कार्य और ऊर्जा के बीच में क्या संबंध है ना, कार्य करने की जो शक्ति वही ऊर्जा कहलाती है। सामने स्टेटमेंट भी देखा है, इसका डेफिनेशन भी देखा है। तो ऊर्जा कार्य का ही एक रूप है, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, या फिर कार्य जो है ऊर्जा का ही एक फॉर्म है। कार्य और ऊर्जा असंबंधित यहाँ पर है, क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। कार्य और ऊर्जा के बीच में यदि आपको रिलेशन निकालने को बोला जाए तो आप किस तरीके से यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऊर्जा जो है कार्य का ही एक रूप यहाँ पर माना जाता है ना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ऊर्जा जो है कार्य का ही एक रूप है। ठीक है, प्रकाश के अपने 7 घटकों में विभाजित किया गया है, जैसे बेजानी हपी नाला हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग इसको प्रिज्म से भी गुजारे, अगर एक वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब वाइट कलर में 7 कलर्स, यानी कि विबग्योर जिसको हम लोग बोलते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना। तो ये वाली जो घटना है, ये ट्रांसमिशन है, ये रिफ्लेक्शन है, डिस्पर्शन है। तो इस घटना को डिस्पर्शन यहाँ पर कहा जाता है, या फिर हम लोग बोले तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यहाँ पर इसको कहा जाता है, कि एक कलर का 7 अलग अलग रंगों के अंदर डिवाइड हो जाना, है ना। यही घटना हम लोग फिर इंद्रधनुष के अंदर भी देखते हैं, है ना। तो डिस्पर्शन इसको बोला जाएगा, वर्ण विक्षेपण इसको यहाँ पर बोला जाता है। दैट मीन्स जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टोस्टर में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है। टोस्टर जो है ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करता है, इलेक्ट्रिकल से थर्मल के अंदर, थर्मल से इलेक्ट्रिकल के अंदर, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, या फिर यहाँ पर जो आंसर होगा थर्मल से परमाणु होगा। देखो टोस्टर जो है वो क्या करता है, जैसे विद्युत ऊर्जा आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उससे हमारा जो ब्रेड या टोस्ट है उसको गर्म कर देगा। सेम ये वाली चीज़ आपके प्रेस में भी काम करती है, आयरन में भी काम करती है, कि आपके कपड़ों पर जितने भी क्रश सल वगैरह पड़े हुए वो सारे निकाल देगा। तो बेसिकली टोस्टर हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, थर्मल एनर्जी के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज़। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। करेक्ट आंसर क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो गया, कि यहाँ पर लाइट का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानी में खाना पकाने के दौरान विटामिन बी और सी पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने आज खाना बनाया, ठीक है, और खाने में मैंने कुछ ऐसे फूड लिए जिससे मेरे शरीर को विटामिन बी की प्राप्ति हो सकती थी, जिससे मेरे शरीर को विटामिन सी की प्राप्ति हो सकती थी। अब मैंने ऐसे फूड को क्या करा, है ना, खाना पकाने के दौरान मैंने उनको पकाया, मैंने उनको गर्म किया, तो इस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब अगर आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताएं तो विटामिन बी और सी पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। ये गर्म करने से नष्ट हो जाते हैं, मतलब इसके जो पौष्टिक तत्व हैं विटामिन बी और सी खत्म हो जाएंगे, ये इसके अंदर जम जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जब भी विटामिन बी और सी के पदार्थ को आप गर्म करके खाते हैं तो उससे आपके शरीर को विटामिन बी और सी की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि गर्म करने पर वो नष्ट हो जाते हैं, है ना। दैट मीन्स जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, जूल, अर्ग या फिर वॉट। तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है ना। हमने अभी देखा था ऊर्जा जो है कार्य का ही एक रूप है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत को एक वर्ष में कितनी सौर ऊर्जा की प्राप्ति यहाँ पर होती है, 2000 ट्रिलियन किलोवाट आवर की, 4000, 5000, या फिर ऑप्शन नंबर डी के अंदर लिखा हुआ है 4000 ट्रिलियन किलोवाट से अधिक। अधिक और कम करके इन्होंने पूछ रखा है, आपको आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सौर ऊर्जा जो है एक एवरेज है, एक एनालिसिस देखें तो 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर से भी अधिक भारत को एक वर्ष में सौर ऊर्जा की यहाँ पर प्राप्ति होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एक साधारण मशीन का मूल सिद्धांत क्या होता है। जैसे आप कोई भी मशीन प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी मशीन यहाँ पर हो सकती है ना, ये गति को कम कर देती है, मतलब व्यक्ति के कार्य करने की गति को कम कर देती है, व्यक्ति के कार्य करने का जो फोर्स है, बल है, उसको कम कर देती है, ये गति को बढ़ा देती है, या फिर ये बल को बढ़ा देती है। जैसे कोई भी मशीन आप यूज़ कर रहे हैं,
जैसे कि आप किचन में ही ले लो, है ना, तो मिक्सी वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, मिक्सर का प्रयोग कर रहे हैं, फैन वगैरह प्रयोग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी गति कम हो जाएगी या बल कम हो जाएगा। डेफिनेटली आपको जो बल लगाना पड़ रहा है या आपको जो मेहनत करनी पड़ रही है, वो मेहनत यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे गाड़ी है ना, तो बाइक की वजह से क्या हुआ कि जो सामान आपको ढोकर या इधर से उधर ले जाने में काफ़ी समय लग रहा था, तो समय की भी बचत हो गई, साथ ही उसमें मेहनत कम करनी पड़ी, है ना, आसानी से आप उसको ड्राइव करके लेकर जा सकते हैं। तो बल को कम करने का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत किसका है, साधारण मशीन का है। बेसिकली मशीन का कार्य यही होता है, आपकी मेहनत को कम करना, आपके समय को बचाना। दैट मीन्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो बल को कम करने के लिए साधारण मशीन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, और ये इसी सिद्धांत पर कार्य भी करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई पिंड 1 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य करता है तो उस पिंड की शक्ति क्या होगी। ठीक है, ये डेफिनेशन है। जैसे जब भी आपको कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है तो हम हमेशा सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि एक बार आप उसकी क्या करें, डेफिनेशन देखें, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखकर लग रहा है कि ये कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बट ये कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी परिभाषा है, शक्ति की परिभाषा है ना। पावर का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है, आपको जैसे बताया गया था, डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। एक जो शक्ति है उसको डिफाइन यहाँ पर करिए, 1 वॉट शक्ति को डिफाइन करिए, तो पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। पावर को 1 वॉट कहा जाएगा जब ये 1 जूल का जो कार्य करेगी 1 सेकेंड के अंदर। यदि ये 1 सेकेंड के अंदर 1 जूल कार्य यहाँ पर कर पाती है तो इसको क्या कहा जाएगा, 1 वॉट कहा जाएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा। जैसे एक बार से आप इसको ध्यान से देख लीजिए, क्या इसमें पूछा गया है, यदि कोई पिंड 1 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य कर रहा है तो पिंड की शक्ति कितनी होनी चाहिए, है ना, वही 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य कर रहा है, तो बनने वाला जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 1 वॉट होगा, 1 वॉट शक्ति होगा। ठीक है, तो बस यही डेफिनेशन थी जिसको इस न्यूमेरिकल फॉर्म में आपसे पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 वॉट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने जब रिव्यू देखा तो उन्होंने 0 वॉट लिखा हुआ था, 1 वॉट करेक्ट आएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैंने एनालिसिस करी है, जो स्टूडेंट ने मुझे अपनी आंसर की वगैरह शेयर करी थी, है ना, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि बहुत सारे आंसर को टिक नहीं कर रखा है। तो बहुत सारी बार ऐसी गलती होती है कि जब हम लोग ऑनलाइन पेपर लगाने बैठते हैं, है ना, तो एक इन जनरल सी बात मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे कि हमारा जो साइड में पैलेट होता है उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर दिखाई देते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, और मान लो यही क्वेश्चन आपके सामने है ना, एक होता है प्रीवियस करके, यहाँ पर एक ब्लॉक में प्रीवियस लिखा हुआ रहता है, और पहले जो है यहाँ पर लिखा हुआ रहता है सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट मतलब जैसे ही आप सेव करोगे क्वेश्चन सेव भी हो जाएगा और नेक्स्ट के ऊपर भी आ जाएगा। पहले कुछ ऐसा होता था कि एक सेव करने का ऑप्शन आता था और एक नेक्स्ट आता था, तो बंदा कभी कभी जल्दीबाजी में क्या करता था, सेव पर क्लिक ना करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक कर देता था। दैट मीन्स कि उसका आंसर जो है वो सेव नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी एक ही ऑप्शन आता है, सेव एंड नेक्स्ट करके आता है ना। जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, मतलब इस वाले पर क्लिक करेंगे, इस बॉक्स के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे साथ क्या दिक्कत होती है, जैसे कि ये ब्लॉक्स बने हुए हैं इस तरीके से, कॉलम फॉर्म में ये बनी रहती है। मैंने यहाँ पर आंसर क्या, मुझे पता था कि 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करना है तो पिंड की शक्ति 1 वॉट होगी, तो इसके आगे जो वो डॉट बना हुआ रहता है इस तरीके से, अब उसके ऊपर टिक करते हैं, है ना, तो ये इस तरीके से पूरा ग्रीन हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पर क्या करते हैं कि चलो मुझे क्वेश्चन आ गया और आपको पता चला आप क्वेश्चन नंबर 15 पर है और आपके पास समय बहुत कम बचा है, तो आपने क्या सोचा, चलो मैं एक बार से 126 नंबर क्वेश्चन को विजिट करके आ जाऊँगी, मैं रिवर्स ऑर्डर में आ जाऊँ। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप डायरेक्टली 126 नंबर पर या इन गोलों में से कहीं पर भी आपने टिक कर दिया। ठीक है, इन गोलों में से मान लो आपने कहीं पर भी टिक कर दिया, तो ये आंसर तो आपका सेव ही नहीं हुआ, है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता, सबसे पहले सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आप किसी और के ऊपर आ सकते थे। ये चीज़ कब पता चलती है, जब ये पूरा ब्लॉक आप देखेंगे तो इस ब्लॉक में क्या होगा, मोस्टली जो ग्रीन होंगे दैट मीन्स आपने उनको क्या कर लिया है, सेव कर लिया है। ग्रीन नहीं हुआ है दैट मीन्स आपका आंसर अभी तक सेव नहीं हुआ है। तो ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो रही है ना, तो ऐसा मत करना। आप डेफिनेटली रैंडमली किसी भी क्वेश्चन को चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार जो भी आंसर आपने सिलेक्ट किया है सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, और सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप जिस क्वेश्चन पर चाहें उस पैलेट के अंदर उस क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट यही रखें कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सेव एंड नेक्स्ट करें। ठीक है, इसीलिए हम लोग आपको ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और ये फ्री सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस पहले से हो जाए, आपको आदत हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। ठीक है, इसीलिए आपको रियल टाइम इंटरफेस वाले टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा आपको एग्जाम पर स्क्रीन दिखता है, एज इट इज़ स्क्रीन आपको वापस से अपने हम लोग जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर भी दिखाई देता है। ठीक है,
तो प्रैक्टिस करते रहें, कई सारे मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ साइंस का ही करो, जैसे हम लोग CDP के प्रोवाइड कर रहे थे तो वो भी RTI बेस्ड ही थे, रियल टाइम इंटरफेस, मतलब जैसा एग्जाम में दिखेगा वैसा ही था। तो उस पर भी प्रैक्टिस कर लो, उससे आपको ये तो पता चलेगा कि 7 नेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है और कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छी तरीके से पॉलिश किए गए फर्श पर ठीक से चलना क्यों कठिन हो जाता है? जब किसी फर्श को बहुत ही ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश किया हुआ है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि नए घर में जब आप जाते हैं नई नई टाइल्स लगी होती है, तो टाइल्स बिल्कुल प्लेन चिकनी है, तो उस पर आपके फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वो वापस नॉर्मल हो जाती है, किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण आप उस पर आसानी से चल पाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? अच्छी तरीके से पॉलिश किए हुए फर्श पर चलना क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि उसमें घर्षण क्या हो जाता है? काफ़ी कम हो जाता है। ये रीज़न करेक्ट होगा। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह रोड को छील दिया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि इस रोड पर इस जगह स्पेसिफिक इस जगह बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि बाइक वगैरह फिसल जाती है या फिर कार का बैलेंस बिगड़ जाता है ना, क्योंकि वहाँ पर जो है फ्रिक्शन क्या हो गया है? काफ़ी कम हो चुका है। तो उस केस में क्या किया जाता है? फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए रोड को छील दिया जाता है ताकि आसानी से गाड़ियाँ वगैरह उस पर चल पाए। ठीक है, सेम एज इट इज़ टायर्स में भी किया जाता है। आप टायर्स में देखते हैं ऐसे ऐसे डिज़ाइन क्यों बनाई जाती है ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि टायर्स में पत्थर फंसे हुए रहते हैं, इस तरीके से दिक्कत आती है। तो फिर ऐसा डिज़ाइन बनाते ही क्यों है? इसलिए बनाते हैं ताकि रोड और टायर के बीच में घर्षण बना रहे, ताकि वो स्लीपरी ना हो या फिसले नहीं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से पॉलिश किए गए फर्श पर ठीक से चलना इसलिए कठिन होता है क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता है, सतह खुरदुरी नहीं होती है, इसीलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो घर्षण कम होने के कारण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगले क्वेश्चन को एक बार से पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये। एक बार से इसको देखिए, सोचिए आंसर क्या होगा। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी 3 प्रकार के उत्तोलक यहाँ पर होते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास लीवर यहाँ पर होते हैं। आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है, एक बार से आप देखिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डायग्राम के साथ। चलिए आया आंसर। आंसर क्या आया? यहाँ पर क्या पूछा गया? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या होना चाहिए? झूला हो सकता है, हथौड़ा हो सकता है, व्हील बैरो हो सकता है, केची यहाँ पर हो सकता है। तो एक बार आंसर डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। पहले उत्तोलक के बारे में देख लेते हैं ताकि आपका एक टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। भौतिकी, यांत्रिकी और यांत्रिकी प्रौद्योगिकी में उत्तोलक या लीवर, जिसको फ्रेंच में लिवरे बोला जाता है, जिसका मतलब होता है टू लिफ्ट, दैट मीन्स उठाना, को एक सरल यंत्र यहाँ पर कहा जाता है। उत्तोलक कई रूपों में विद्यमान होता है। अपने सरलतम रूप में ये एक लंबी छड़ हो सकती है। कई प्रकार के उत्तोलक हो सकते हैं, जैसे घर में आप केची का यूज़ कर रहे हैं, चिमटे का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो सब के सब यहाँ पर किसके एग्जाम्पल है? लीवर के ही एग्जाम्पल है या फिर उत्तोलक के ही एग्जाम्पल है। देखो, जिसके एक सिरे पर उत्तोलक कई रूप में विद्यमान होता है, जो अपने सरलतम रूप में एक लंबी छड़ भी हो सकती है, जिसके एक सिरे पर एक अवलंब, जिसको इंग्लिश में फलक्रम बोला जाता है, लगाकर किसी भी भारी वस्तु को उठाने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आम जीवन में उत्तोलक का बहुत ही महत्व है और हर जगह इसको देखा जा सकता है। जैसे सीसो के बारे में आपने सुना होगा, है ना। ये बीच में इस तरीके का एक बैलेंस होता है। ठीक है, एक व्यक्ति इधर जा रहा है ना, एक व्यक्ति इधर बैठा हुआ है, एक व्यक्ति इधर बैठा हुआ है, तो ये दोनों अपने आप पे बैलेंस करके एक अप साइड जाएगा, एक डाउन साइड जाएगा, फिर ये अप साइड जाएगा तो ये डाउन साइड जाएगा। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि सेंटर में यहाँ पर इस तरीके का लीवर लगा हुआ है, इस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही है। ऐसे 1 बाय 1 करके तीनों कैटेगरी को हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये है फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। अभी पूरा डिटेल में आप समझेंगे। सबसे पहले एक बार आप डायग्राम को देख लो। ये फलक्रम है, जिसको हिंदी में अवलंब बोला जाता है। हम लोग इसको फलक्रम ही बोलेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जैसे कि अब ये जो इफोर्ट है, मतलब जो बल लगेगा वो यहाँ पर लगेगा, और लोड, जो भी लोड आपको लगाना है, जैसे कि मुझे केची से जो है एक कपड़े को काटना है, मुझे केची से एक पॉलीथीन को कट करना है, जो भी चीज़ें मुझे कट करनी है वो मैं यहाँ लोड को यहाँ पर रखूँगी, सेंटर में बैलेंस होगा और इस तरीके से यहाँ पर मैं अपने हाथों से केची को दबाऊँगी। जिस तरीके से एक केची आपने देखी है ना, कुछ इस तरीके से होती है ना, ये इस तरीके से होती है। तो मैंने इफोर्ट यहाँ पर लगाया, मतलब मैंने इन दोनों के अंदर अपनी अंगुली और अंगूठे को
फंसाया इस गोले के अंदर और इस गोले के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो है मेन लोड अपना कार्य करेगा, फल्क्रम यहाँ पर होगा और लोड को मैं यहाँ पर रखूंगी, ठीक है। 1 सेकेंड, अभी पूरा इसको डायग्राम से भी सीख लेंगे। पहले सेकेंड क्लास के बारे में देख लेते हैं। सेकेंड क्लास में जो फल्क्रम है वो स्टार्टिंग में होता है, लोड अब की बार सेंटर में रखा जाएगा और इफोर्ट जो है हम लोग इस साइड लगाएंगे, जैसे कोई ठेला वगैरह हो गया। थर्ड क्लास लीवर के अंदर फल्क्रम इस साइड होगा, इफोर्ट इसके जस्ट पास होगा और लोड क्या होगा, बिल्कुल साइड में आ जाएगा, है ना। अभी 1 बाय 1 करके सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले प्रथम श्रेणी की बात करते हैं। प्रथम श्रेणी के अंदर आ जाएगा आपका कैंची, कील उखाड़ने की मशीन जस्ट लाइक प्लायर वगैरह अगर आप देख पा रहे हैं, और साइकिल का ब्रेक, ये सब किसके एग्जाम्पल है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक के एग्जाम्पल है। आइडियली ऐसा माना जाता है कि जिस यंत्र या मशीन के बीच में आलंब होता है, आलंब मतलब जो फल्क्रम यदि सेंटर में या बोल सकते हैं कि लोड और इफोर्ट के बीच में होता है, उसको फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक कहा जाता है। मोस्टली केसेस में ये थ्योरी आपकी सक्सेसफुली वर्क कर जाती है, ठीक है। तो कैंची, कील उखाड़ने की मशीन और साइकिल का ब्रेक, ये तीनों किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट श्रेणी का जो लीवर है, फर्स्ट कैटेगरी जो लीवर है या प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है, उसके एग्जाम्पल इनको यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। चलिए अब सेकेंड क्लास को देख लीजिए। सेकेंड क्लास का एग्जाम्पल क्या है ना। हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का एग्जाम्पल आप यहाँ पर दीजिए, तो सरोता हो सकता है। अब आपने सरोते में से किसी चीज़ को, जैसे सुपारी वगैरह को कट करते हुए यदि देखा हो, या फिर किसी रस्सी को आपने सरोते से काटते हुए देखा हो, तो आपने देखा होगा वो द्वितीय श्रेणी का एग्जाम्पल हो सकता है। नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है वो भी आपका सेकेंड श्रेणी का होता है। कोई अगर हम लोग बात करें कोई ठेला वगैरह हो गया, व्हील बैरो जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो भी आपका सेकंड कैटेगरी के अंदर आता है। अभी डायग्राम देख लेंगे सबके। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा यहाँ पर हो सकता है, जिससे आप रोटी वगैरह सेकते हैं, किचन में काम करते हैं। किसान का हल और मनुष्य का हाथ, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो पेन है उठाकर टेबल पर रखो, तो आपने अपना क्या करा, कोहनी का प्रयोग करा, हैंड का प्रयोग किया, शोल्डर का प्रयोग करा और उस पेन को उठाकर टेबल पर रख दिया। तो ये जो आपने आपके हाथ ने जो कार्य किया है ये आपका थर्ड श्रेणी का है। और मुंह का जो जबड़ा है ये भी थर्ड श्रेणी के लीवर का एग्जाम्पल है। अब ये से समझ नहीं आएगा, आप इसको चाहे तो डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे पहला देखिए कैंची का एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट श्रेणी का जो लीवर है, इसमें फोर्ट लगा है, मेहनत लगी है यहाँ पर, ठीक है। फल्क्रम जो है ना, जिसको अवलंबन बोला है, वो सेंटर में है और इस साइड जो है आपका फोर्स लगा हुआ है। तो उस डायग्राम को अगर मैं वापस से यहाँ पर ड्रॉ करूँ, जैसे सीसो वगैरह में होती है, तो ये मेरा फोर्स हो गया, ये मेरा लोड हो गया, है ना, और ये मेरा क्या हो गया, फल्क्रम यहाँ पर हो गया, है ना। मतलब मेन जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। यहाँ से क्या हो रहा है, पूरी कैंची बैलेंस हो रही है। जैसे कि मान लो यहाँ पर जो कील और जिस तरीके से पॉइंट बना हुआ है, अगर मैं इसको तोड़ दूँ या फिर ये वाला हिस्सा मेरा कमज़ोर हो गया या फिर ये वाला हिस्सा निकल गया, तो कैंची मेरे किसी काम की नहीं है ना। ये मेरे सीजर जो है किसी काम के नहीं है। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, मेन जो फल्क्रम है ये काम करता है, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ गया, फर्स्ट या प्रथम श्रेणी के अंदर आ गया। अब आप चलिए सेकेंड क्लास लीवर के पास। सेकेंड क्लास लीवर क्या करता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में भी पूछा गया था, ये व्हील बैरो है, ठीक है। व्हील बैरो इसको यहाँ पर बोला जाता है। अब ये क्या कर रहा है, मेन जो इसका फल्क्रम है, अगर मैं उस डायग्राम को देखूँ तो उस डायग्राम में इफोर्ट साइड में था, है ना। ये जो फल्क्रम है ये बिल्कुल फल्क्रम आपने देखा यहाँ पर है ना। मेन जो पूरी गाड़ी आपकी बैलेंस हो रही है, जैसे ये ईंटें वगैरह और सीमेंट वगैरह रखते हैं ना, जो काम करते, घर का काम वगैरह चल रहा हो, तो आपने इस प्रकार की गाड़ी भी देखी होगी, है ना। फिर कच्चा ले जाने वाली गाड़ी भी कुछ इस प्रकार की ही होती है। तो आपने देखा होगा जो हैंड से यहाँ पर चलाई जाती है, ठीक है। तो फल्क्रम यहाँ पर है, मतलब ये जो मेन बैलेंस हो रहा है वो पूरा बैलेंस किसके ऊपर टिका हुआ है, इस व्हील के इसके ऊपर टिका हुआ है। ये आपका फल्क्रम हो गया। यहाँ पर सेंटर में आपका क्या हो गया, फोर्स। फोर्स पूरा कहाँ लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। और इफोर्ट, मेहनत कहाँ से करनी पड़ रही है, व्यक्ति जो काम कर रहा है, व्यक्ति जो इस गाड़ी को धक्का लगा रहा है वो यहाँ से लगाएगा। मतलब इफोर्ट, मेहनत कहाँ पर लग रही है, जैसे कैंची को आपने पकड़ा था तो कैंची चलाने के लिए मेहनत आपको इस पर करनी पड़ी, इसके हैंडल पर। और इस गाड़ी को चलाने के लिए इफोर्ट कहाँ पर करना पड़ेगा, आपको इसके हत्थे के ऊपर करना पड़ेगा। पूरा फोर्स किसने ले रखा है, इसने ले रखा है। और ये व्हील्स की वजह से इसको मूव करना, इसको चलाना आसान हो जाएगा। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड क्लास का। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको देखो इसने पूछा कि निम्नलिखित में से द्वितीयक उत्तोलक का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शंस में आपके सामने एक झूला था, है ना, एक झूला था, सीसो लिखा हुआ था, तो सीसो किसका एग्जाम्पल था, फर्स्ट का, है ना, क्योंकि सेंटर में फल्क्रम था, ठीक है। उसके बाद और ऑप्शंस क्या थे, एक हैमर, हथौड़ा था, ठीक है। एक और कुछ, एक सीजर भी था, कैंची भी था एग्जाम्पल में, है ना। जो ऑप्शंस था उसमें कैंची भी था, तो ये कैंची भी क्या हो गया, फर्स्ट क्लास का हो गया। झूला भी फर्स्ट क्लास का हो गया। अब जो सेकेंड क्लास लीवर है
इसके अंदर यदि आप देखेंगे, है ना, सेकेंड क्लास लीवर की यदि हम लोग बात करें तो फलक्रम यहाँ पर आ गया, फोर्स बीच में आ गया, एफोर्ट बीच में आ गया, एफोर्ट साइड में आ गया, तो ये आपका सेकेंड क्लास का हो गया। और मैं थर्ड क्लास की बात करूँ तो किसान का हल हो गया, है ना, जैसे कि ये हाथ दिखा हुआ है आपको कि पूरा कोहनी से हाथ तक जो कार्य हो रहा है। जैसे अब आप इसको फील करो, मैंने आपको बोला कि सामने से ये चीज़ उठाकर अपने पास लेकर आओ, या फिर इस फ़ोन को उठाकर अपने पास लेकर आओ जो ज़मीन पे पड़ा हुआ है। तो आपने फ़ोन उठाया अपने हाथ के अंदर, तो फोर्स तो यहाँ पर हो गया, बल कहाँ पर लग रहा है आपको, आपके हाथ पर लग रहा है ना। मान लो 500 ग्राम का फ़ोन है, 250 ग्राम का फ़ोन है, जितने भी ग्राम का फ़ोन है, जितने भी वजन का फ़ोन है, वो कहाँ पर फील होगा आपको, आपकी हथेली के ऊपर फील होगा। जैसे ये ईंटों का वजन यहाँ पर फील हो रहा था, कागज़ का टुकड़ा या जो कपड़ा आपने फाड़ा वो यहाँ पर रखा होता, फोर्स यहाँ पर है। तो अब की बार फोर्स कहाँ पर है, आपके हैंड के अंदर है, राइट। फलक्रम कौन है, आपकी जो कोहनी है वो फलक्रम है, क्योंकि वो मूव कर रही है। जैसे ये मूव कर रहा है, जैसे ये मूव कर रहा है, वैसे फलक्रम आपकी कोहनी यहाँ पर मूव कर रही है। और मेहनत कौन कर रहा है, आपका ये वाला जो मांसपेशी है, ये वाला हिस्सा आप फील करो कि ये वाला हिस्सा आपका मेहनत कर रहा है ना। जो इफोर्ट लग रहा है, जो मेहनत लग रही है, वो यहाँ पर लग रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं लीवर्स को, ठीक है। ये फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड कैटेगरी और ये थर्ड कैटेगरी। अब आपसे किसी भी तरीके का एग्जाम्पल पूछे, आपको बस अपने दिमाग में इस डायग्राम को इमेजिन करना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये वाला। इस डायग्राम को आप इमेजिन करिए, फलक्रम कहाँ पर है, कैंची में सेंटर में होता है। और भी एग्जांपल्स हैं, जस्ट लाइक सीसो के अंदर सेंटर में होता है ना। फलक्रम यहाँ पर कब होता है, जैसे व्हील बैरो आपने देखा तो वो साइड में हो गया, सबसे आगे की साइड यहाँ पर हो गया। और थर्ड क्लास में आपने देखा कि कहाँ पर हो गया, जैसे कि आपने देखा ना अभी कोहनी वाला जो एग्जाम्पल देखा, हाथ वाला, यहाँ पर हो गया। तो फलक्रम कहाँ पर होता है, इस तरीके से होता है। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी उत्तोलक का एग्जाम्पल आपसे पूछे, यही आंसर आप करिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा एम्प्यूटेड वर्ग 2 के जो 2018 वाला पेपर था उसमें भी था ये, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, और भी एग्जाम्पल देखना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, क्योंकि कुछ भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। इन जनरल इन्होंने दिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, कि ये क्लास 1 का जो एग्जाम्पल है, ये लोड इस तरीके से होगा, ये फोर्ट होगा और बीच में फलक्रम यहाँ पर रहेगा। जैसे कि आपने घी का डब्बा खोलने के लिए चम्मच का प्रयोग किया, चम्मच से आप इस घी के डब्बे को ओपन कर रहे हैं, टीन का ये डब्बा है, आप इसको ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी फर्स्ट श्रेणी का ही लगेगा, ठीक है। जैसे कैंची हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी चीज़ें आपकी चलेगी, आप एक बार से इसको देख लीजिए, ठीक है। जैसे फिश पकड़ने की जो रोड होती है ना, ये इस तरीके से पूरा काम करेगा। झाड़ू भी आपका क्लास 3 का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जैसे ये क्लास 1 का, ये क्लास 1 का, और ये लोड को उठाने वाला जो सिंगल हैंडेड मशीन है, ये क्लास 1 का, ठीक है। ये जो आपका सरोता हो गया, ये जो व्हील बैरो हो गया, ठीक है, कार का जो ये हो गया गेट, ये सब आपके सेकंड क्लास के हो गए। झाड़ू हो गया, चिमटा हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, क्लिप हो गया, ये सब के सब किसके थर्ड श्रेणी के एग्जाम्पल है। ओके, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है और क्यों है, आपको बताना है। देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन को देखो कि प्राकृतिक संसाधनों ने इस ग्रह को रहने योग्य बनाया। मतलब अगर आप पृथ्वी पर रह पा रहे हैं तो किसकी वजह से, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वायु है, हवा है, पानी है, सब कुछ है ना, इस वजह से आप इस धरती पर रह पा रहे हो। नहीं तो अगर आपको मंगल पर भेज दें, शुक्र पर भेज दें, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो सही बात है, प्राकृतिक संसाधनों ने इस ग्रह को रहने योग्य बनाया है, बिल्कुल योग्य बनाया है। और जीवित जीवों के विकास और रख रखाव को समर्थन किया है ना, बिल्कुल किया है, क्योंकि कोई जीव जंतु अगर जीवित रह पा रहा है तो इन्हीं कारणों से रह पा रहा है। तो दावा तो सही है, असर्शन तो बिल्कुल सही है। कारण क्या है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन सभी जीवित प्राणियों विशेषकर मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल सही बात है, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, और आर ए को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को देखा था। तो विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की बात किसके द्वारा की गई है, माइकल फेराडे के द्वारा, एच.एन. फेराडे के द्वारा, एच.सी. ऑर्स्टेड के द्वारा, या जोसेफ हेनरी के द्वारा किया गया है। तो विद्युत धारा का सबसे पहले जो चुंबकीय प्रभाव देखा था वो एच.सी. ऑर्स्टेड ने देखा था। इनके द्वारा क्या कहा गया था, इन जनरल यदि हम लोग बात करें तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को लेकर इनकी एक थ्योरी है कि अगर इन्होंने एक परिपथ बनाए, मतलब अगर हम लोग जो है
एक परिपथ का निर्माण यहाँ पर करें, मतलब एक पूरा हमने सर्किट बना दिया है और इसके अंदर मैं नीडल को लाकर रखूँ, मतलब जो NH ध्रुव जो डिसाइड करता है नॉर्थ और साउथ वाले, इसको लेकर रखूँ और परिपथ में यदि मैंने धारा प्रवाहित कर दी तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कॉइल वगैरह में, जनरेटर वगैरह में इसी प्रकार के कंसेप्ट का, मोटर वगैरह में भी इसी प्रकार के कंसेप्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये सबसे पहले ये थ्योरी देने वाले कौन थे? ऑर्स्टेड थे, ठीक है, HC ऑर्स्टेड थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार से थ्योरी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसको देखिएगा, इस नियम की खोज सर्वप्रथम 1820 में डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑर्स्टेड के द्वारा की गई थी। इन्होंने पाया कि किसी चालक में धारा बहाने से, मतलब जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। ऑर्स्टेड का प्रयोग क्या है? ऑर्स्टेड ने बताया कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार ठीक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसको अभी हम लोग एक डायग्राम के थ्रू सीखेंगे। ऑर्स्टेड ने अब से पहले एक बैटरी ली है ना, सबसे पहले उन्होंने क्या करा? एक बैटरी यहाँ पर ली जिसके धन और ऋण आयन को एक चालक का तार लगाकर पूरा परिपथ बनाया जो कि गोल घेरे का था, है ना। 3 डायग्राम आपके सामने है, ये सेल लगा रखा है, ये एक बैटरी लगा रखी है, इसका पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर एक बटन है, दाब कुंजी, मतलब कि एक बटन यहाँ पर लगा रखा है स्विच ऑन और ऑफ करने का, ठीक है। अभी तक स्विच ऑन है ना। तो हमने नीडल बीच में रखी हुई जिसका एक पोल साउथ होगा, दूसरा नॉर्थ पोल यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अभी नीडल जैसी है वैसी कांस्टेंट मैंने लाकर रख दी, ठीक है। अब मैंने क्या करा? जैसे ही स्विच ऑन किया, जैसे आप लोग पंखा चलाने के लिए स्विच ऑन करते हैं ना, वैसे ही मैंने जैसे ही इसका स्विच ऑन किया ये नीडल मूव करने लग गई। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो कंपास बॉक्स है ये कब मूव करता है? नॉर्थ साउथ दिशा कब दर्शाता है? जब इसके अराउंड क्या रखा हुआ रहे? कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा हो, ठीक है। तो ये नीडल ने मूव क्यों किया? ठीक है, जब धारा इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रवाहित हुई, ए से लेकर बी में पूरे सर्किट में अगर धारा प्रवाहित हुई तो फिर चुंबक कहाँ से आ गई? अभी तो बिल्कुल कांस्टेंट रखा था, जैसे ही मैंने बटन ऑन किया विद्युत धारा के साथ साथ इसमें चुंबकीय धारा भी प्रवाहित होने लग गई, क्योंकि जो कंपास है इसने क्या कर लिया? मूव यहाँ पर कर लिया, ये मुझे नॉर्थ और साउथ की दिशा दिखाने लग गया, ठीक है। तो यही ऑर्स्टेड का प्रयोग था। इसके अलावा फिर इन्होंने ये किया कि इस साइड इन्होंने नेगेटिव कर दिया, इस साइड पॉजिटिव कर दिया, मतलब धारा की दिशा चेंज कर दी। अब धारा जो है बी से ए की तरफ जा रही है, स्विच ऑन है, दैट मीन्स कि अगेन यहाँ पर नॉर्थ और साउथ की दिशा इन्होंने दिखा दी, नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर मूव कर गया। तो दूसरे शब्दों में कहें, उन्होंने एक बैटरी ली, एक तार लिया, दोनों धन सिरे और ऋण सिरे को बैटरी के अंदर लगा दिया, दोनों तार को आपस में जोड़ दिया और यहाँ पर बीच में उन्होंने कंपास रख दिया, नॉर्थ साउथ वाला कंपास रख दिया। तो इससे उन्होंने एनालिसिस किया कि जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ, स्विच ऑन हुआ, तो यहाँ पर जो कंपास था वो डगमगाने लगा, उसकी जो सुई थी नॉर्थ और साउथ दिशा दिखाने वाली वो डगमगाने लगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और इसी को ऑर्स्टेड का प्रयोग यहाँ पर कहा जाता है। मतलब ये साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट अगर आप देख रहे हैं तो वो इसी पर काम करते हैं। जब तार को आपस में नहीं जोड़ा जाता है तो वहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है, इसलिए कंपास की जो सुई है वो कांस्टेंट रहती है। जब तार को जोड़ दिया गया, मतलब स्विच ऑन किया गया, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जिसके कारण कंपास की सुई डगमगाने लगी। अतः यह स्पष्ट होता है कि ऑर्स्टेड के प्रयोग द्वारा बैटरी के धन और ऋण दो तारों को आपस में जोड़कर तारों के बीच में कंपास रखने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कंपास की सुई आपको डगमगाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। क्लियर है ऑर्स्टेड का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ठीक है। बस आपको ये न्यूटन मीटर स्क्वायर वाली ही वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमने इसका फॉर्मूला देखा था गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, तो ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो जो द्रव्यमान है उनके बीच की उन द्रव्यमानों के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम लोग इसको साइन को हटाते हैं तो हम लोग यहाँ पर जी ए कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। एफ जी इज द फोर्स, बल कितना होगा उन दोनों के बीच में? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है, यानी कि दोनों के जो मास हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है। चलो, तो अब इसी में आपको बस इसका जी का वैल्यू बताना था कि इस जी का वैल्यू क्या होगा। तो जी का जो वैल्यू होता है 6.674 10⁻11 मीटर क्यूब केजी इन्वर्स और सेकंड का इन्वर्स होता है, ठीक है। अभी ये जो वैल्यू हमने देखी है वो किस फॉर्म में देखी है? 6.67 इंटू 10⁻11, चारों ही ऑप्शन में यही है। मतलब जो भी अंतर आना है या जो भी डिफरेंस या जो भी आंसर आपका आना है वो इस यूनिट के थ्रू आपको पता चलेगा।
किस यूनिट के थ्रू, मीटर क्यूब डिवाइड बाय केजी, मतलब इन्वर्स लिखा हो तो केजी पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो फोर्स का जो हम लोग निकाल 0.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का -2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को आंतों से यकृत तक लेकर जाती है। मतलब यहाँ पर कौन सी चीज़ जो है रिच ब्लड को, मतलब जो प्योर ब्लड जो है उसको इंटेस्टाइन से लेकर लीवर तक लेकर जाएगी। मतलब ये वाला काम कौन करता है, यहाँ पर बड़ी सफीन नस यहाँ पर करेगी, हेपेटिक धमनी करेगी, अवर वैन कावा करेगी, या फिर यकृत पोर्टल शिरा यहाँ पर करती है। क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए इसका? देखो ये पहुँचाने का कार्य यहाँ पर कौन करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि लीवर किस तरीके से कार्य करता है। चलो एक बार से आप इसको देख लो, फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हैप्टिक पोर्टल वेन यहाँ पर करती है। देखो ये पोर्टल वेन है ना, यहाँ से जो भी ब्लड आ रहा है, ठीक है, इसको ये ऊपर लेकर जाएगी और यहाँ से ब्लड जो है पूरा प्योरीफाई होकर यहाँ पर हैप्टिक पोर्टल वैन के थ्रू कहाँ पर पहुँचेगा, आपके हार्ट तक पहुँचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा कार्य इसके अंदर होता है। ये आपका गैल ब्लैडर है, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट है, ये हैप्टिक आर्टरी है। तो ये आर्टरी से, सबसे पहले आर्टरी से लीवर के अंदर जाएगा, लीवर के अंदर ये प्योरीफाई होगा, है ना, जो भी पोषक तत्व है ये सारी चीज़ें वापस कहाँ तक पहुँचेगी, आपके हार्ट तक पहुँचेगी। तो कौन सी रक्त वाहिका पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को आंतों से लेकर यकृत तक लेकर जाती है, मतलब लीवर से जो है यकृत तक लेकर जाएगी इंटेस्टाइन से। तो ये कार्य कौन करती है, हैप्टिक पोर्टल वेन यहाँ पर करती है। यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आप चाहें तो इसका एक बार से पूरा डिटेल देख लीजिए, पूरा थ्योरी वे में लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर है। हिंदी वाला हिंदी के अंदर देखेंगे, इंग्लिश वाला एक बार से इंग्लिश में देख लेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, एक बार से इसको देख लो आप लोग। देखो इसमें लिखा हुआ भी क्या है कि हैप्टिक पोर्टल शिरा आंत से रक्त को लेकर जाती है ना, जो आपके आंतें हैं उससे रक्त को लेकर जाएगी, जिसमें पाचन तंत्र से पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं। जितने भी पोषक तत्व हैं वो क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे, और इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लीवर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यकृत में पदार्थों की जाँच की जाती है, लीवर क्या करता है, पदार्थों की जाँच करता है, जो भी पोषक तत्व आपको प्राप्त हुए हैं उसकी जाँच करेगा। हानिकारक पदार्थों को छान दिया जाएगा और अतिरिक्त चीज़ों को संग्रहित कर लिया जाता है। जो भी हानिकारक पदार्थ है उनको फिल्टर आउट कर लिया जाएगा, और जो भी पोषक तत्व है वो उसको स्टोर कर लेगा, क्योंकि ये चीज़ें उसको आगे लेकर जानी है ना। अब लीवर क्या करेगा, पोर्टल शिरा प्रणालीगत संचलन में पहुंचाने से पहले आंत से यकृत रक्त को यकृत तक लेकर जाता है। मतलब कि आपके इंटेस्टाइन से क्या करेगा, ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन से उसने जो भी ब्लड लिया वो लीवर तक लेकर जाएगा बिफोर इट इज़ ड्राइव टू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। मतलब पूरे शरीर में ब्लड फ्लो होने से पहले वो ये वाली चीज़ कंप्लीट कर लेता है। या पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को यकृत तक लेकर जाएगा। ये वाली जो पोर्टल शिरा जो हमने देखी है ना, ये क्या करेगा, यकृत पोर्टल शिरा जो है ये क्या करती है, पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को यकृत तक लेकर जाती है, जिसे आगे संसाधित किया जाता है और अवर वेन कावा के माध्यम से वापस से इसको हृदय के अंदर लौटा दिया जाता है। ठीक है, अभी आपसे ये पूछा था कि कौन कार्य करती है ले जाने का, रक्त को आंतों से लेकर यकृत तक ले जाने का। ठीक है, यही पूछा गया था। वापस से आप चाहें तो क्वेश्चन देख सकते हैं। थ्योरी समझ में आ गई, एक बार और समझ लेंगे, फिर से समझ लेंगे, कन्फ्यूजन हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, एक बार यहाँ पर आ जाओ आप, इसका एक डायग्राम हो रहा है अभी तो, है ना, ये था क्वेश्चन। इसने क्या पूछा था, अभी दो चीज़ें आपकी कवर हो रही है, दो ऑप्शंस आपके कवर हो रहे हैं। भरपूर रक्त को पोषक तत्वों से, जिस रक्त में पूरे पोषक तत्व हैं वो आंतों से लेकर यकृत तक ले जाने का कार्य किसने किया है, यकृत तक ले जाने का कार्य जो है हैप्टिक पोर्टल वेन ने यहाँ पर किया है ना, हैप्टिक पोर्टल वेन के द्वारा यहाँ पर किया गया। अब यहाँ से जो है अगर ये पूछता कि हार्ट तक ले जाने का कार्य किसने किया है, तो हार्ट तक ले जाने का कार्य अवर वैन कावा यहाँ पर करती है। ठीक है, अभी एक डायग्राम और है इसका, इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं।
है ना। आई नो कि बायो थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझे तो बहुत आसान सा है, क्योंकि हमारी बॉडी है ना। एक रियल एग्जांपल हमारे सामने हमारी बॉडी रखी हुई है कि जो भी चीज़ें हो रही है हमारे शरीर के अंदर ही हो रही है, राइट। चलिए एक बार से इसको फिर से देखिए, है ना। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत आप जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी पोषक तत्व है, वो सबसे पहले जितने भी तत्व है वो लीवर के पास जाएंगे। किसके थ्रू? ये क्वेश्चन का आंसर आपका था हेप्टिक पोर्टल वेन के थ्रू। न्यूट्रिएंट रिच ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो है किसके पास जा रहा है? लीवर के पास जा रहा है। अब लीवर क्या कर रहा है? इसको फिल्टर कर रहा है। लीवर जैसे हम लोग पानी छानते हैं ना, ये ऐसे फिल्टर कर रहा है कि हानिकारक तत्वों को अलग कर रहा है, और जितने भी पोषक तत्व इसको मिल गए, अच्छे अच्छे तत्व यहाँ पर मिल गए। अब अच्छे तत्व जो है हेप्टिक वेन के थ्रू, इंफीरियर वैन केवा के थ्रू जो है हार्ट तक जाते हैं, है ना। मतलब हमने हार्ट को जो चीज़ें चाहिए थी वो इसको प्रोवाइड कर दी। तो इंटेस्टाइन से लेकर, लीवर से लेकर और हार्ट तक जाने का प्रोसेस हमने यहाँ पर सीखा, है ना। एक बार सर आप चाहें तो उसको अपने हिसाब से देख लीजिए, है ना। डायग्राम दोनों ही आपके सामने रखे हुए हैं और पूरे डिटेल में देख रखा है। समझ में आ गया कैसे काम करता है लीवर? ठीक है, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपके शरीर के लिए, क्योंकि ये सेफ है, ये सुरक्षित है। दैट मीन्स आपका पूरा शरीर यहाँ पर सुरक्षित है, ठीक है। बस सीधी सी भाषा में आप देखें तो किसका कार्य क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर तक ले जाने का कार्य हेप्टिक पोर्टल वेन का है। हेप्टिक पोर्टल वेन जो है यहाँ तक लाकर इसने अपना काम कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर हेप्टिक वेन्स, या हमने जो देखा अवर केवा, जो अवर वेना केव जो है, ये वाली जो चीज़ है, ये लीवर से जितना भी तत्व इसको मिला है पौष्टिक वाला, वो इसने ले जाकर किसको दे दिया? हार्ट को दे दिया, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेम कक्षा को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सिखाना चाहता है। सेम एक टीचर है, वो क्लास के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बताना चाहते हैं। निम्नलिखित चरणों का पालन करने का उल्लेख करता है। सही क्रम में आपको अरेंज करना है ना, जो कि अभी सही क्रम में नहीं है। कुछ स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं, आपको क्या करना है, कौन सी स्टेप को सबसे फॉलो करेंगे, सबसे पहले फॉलो किया जाएगा, फिर उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, इस तरीके से आपको चलना है। तो सबसे पहले अपने अवलोकन लिखना और अपने निष्कर्षों को समाप्त करना, अपने प्रेक्षणों का रिकॉर्ड रखना, 2 पौधे लेना और एक को धूप में और एक को अंधेरे में रखना, और 2 दिनों तक पौधे का निरीक्षण करना। तो सेम निम्नलिखित में से कौन से स्टेप को सबसे पहले करने के लिए कहेंगे? सबसे पहले तो पौधे लाने पड़ेंगे, है ना। एक को उन्होंने धूप में रखा है, एक को छांव में रखा है। 2 दिनों तक बच्चों को बोला तुम एनालिसिस करो कि इन पौधों में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। अपने अवलोकन को लिखना और अपने निष्कर्षों को समाप्त करना, और अगला ऑप्शन बच रहा है अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करना। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जितना भी उन्होंने एनालिसिस किया, किस पत्ते में इतना परिवर्तन दिखाई दिया, जो धूप में था, छाया में था, उसमें ये चेंजेस दिखाई दिए, और एट दी लास्ट वो क्या करेंगे, अपने अवलोकन को देखना, समझना, कंक्लूजन निकालना और अपने एक्सपेरिमेंट को ऐड कर देना। दैट मीन्स जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? CDBA हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ध्वनि के कंपन को बढ़ाया जाता है। अगर मुझे ध्वनि का कंपन बढ़ाना है, वाइब्रेशन बढ़ाना है, तो मैं हैमर का प्रयोग करूं, एनविल का प्रयोग कर सकती हूँ, स्ट्रिप का प्रयोग कर सकती हूँ, या फिर वलयक जिसको बोला जाता है, या फिर ये सारे ही विकल्प अपना सकती हूँ। देखो मुझे ध्वनि में कंपन बढ़ाना है तो मैं कंपन हैमर, हथौड़े के थ्रू बढ़ा सकती हूँ, एनविल के थ्रू भी बढ़ा सकती हूँ। एक बार से आप चाहें तो इनके डायग्राम देख लीजिए। ये रहा आपका हैमर, तो आपको पता ही है, हथौड़ा अगर मैं किसी पर भी मारूँ तो डेफिनेटली ध्वनि में कंपन होगा। जितनी जोर से मारूंगी उतना जोर से वाइब्रेशन यहाँ पर होगा। ये होता है आपका एनविल, है ना। जो भी आपके धातु वगैरह होती है उसको शेप आकार देने के लिए हम लोग इस एनविल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक मैकेनिकल यंत्र इसको बोला जाता है। तो एनविल ये भी धातुओं के लिए प्रयोग होता है। तो इस पर चोट करके जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं। और इसी तरीके से आपका स्ट्रिप होता है, तो इसमें भी मारकर हम लोग क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज़? तो अब तीनों ही विकल्प का प्रयोग करके, हैमर का, और ऑप्शन में क्या था, एक वलयक आपके ऑप्शन में था और एनविल ऑप्शन में था, इन तीनों का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर ध्वनि के अंदर जो वाइब्रेशन है, ध्वनि के अंदर जो कंपन है, उसको यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको क्या बताना है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट यहाँ पर कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा हो सकता है? देखो लेड है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, पारा है। और मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊँ तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन,
जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इस प्रकार से होता है। अब इन चारों में से सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन दिख रहा है? सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम आ रहा है। दैट मीन्स इन चारों में से कैल्शियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, मतलब ये पहले नंबर पर। फिर दूसरे नंबर पर आपका एल्यूमिनियम आ जाएगा, ठीक है। फिर लीड लिखा हुआ है, पारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चल सकते हैं, है ना। तो अब आप इसका क्या कर सकते हैं, इसको एक ट्रिक के थ्रू आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हो। ट्रिक के थ्रू कैसे याद रख सकते हैं? ट्रिक के थ्रू आप कुछ ऐसे याद रख सकते हैं, ये वाली लाइन अगर आप याद कर ले कि प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, मतलब अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो तुम मुझे केयरलेस ज़ेब्रा नहीं बोल सकते हो, तो इंग्लिश में ही याद करिएगा आप लोग, ताकि P फॉर पोटेशियम हो जाएगा, S फॉर सोडियम हो जाएगा, C फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, C फॉर कार्बन, Z फॉर जिंक, इंस्टेड ऑफ आयरन I फॉर आयरन हो जाएगा, T फॉर टीन, L फॉर लीड, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कॉपर, S फॉर सिल्वर, G फॉर गोल्ड, ठीक है। तो आपको क्या याद करना है, बस ये वाला एक सेंटेंस जो है आप यहाँ पर याद कर लो, जिसे हमने हिंदी में करा था, वो हलीना की रब से फरियाद वाला, है ना, विबग्योर वाला, बेजानी हपी नाला वाला। वैसे अपनी लिस्ट में इस चीज़ को और ऐड कर लो, क्योंकि हर एक पेपर में 2 क्वेश्चन इसके बने हुए हैं। दैट मीन्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो मतलब आपको बस यही बताना होता है सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील कौन सा। और जब हमसे केमिकल इक्वेशंस भी पूछी जाती है तो ये पूछा जाता है कि पोटेशियम ने सिल्वर को प्रतिस्थापित कर देगा या नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन हमने 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ के अंदर किए थे, उसमें भी आप ये सारी ट्रिक लगाकर केमिस्ट्री के जो सेशंस है उनको एक बार से और रिवाइज करके देखिएगा, है ना। आपके सारे ही क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर याद नहीं रहता है तो इस ट्रिक के थ्रू आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील इसमें से कौन सा हो गया? कैल्शियम हो गया, है ना। तो अब याद रखना, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, है ना। एक तो पहले तो ये याद करो, ताकि सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव तो आपको पता चल ही जाएंगे इसके थ्रू। मोस्टली ऑप्शंस तो इसी के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद की जो लाइन है, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, मतलब इसकी बजाय देखो हिंदी में अगर आप इसको याद करेंगे तो हिंदी में ऐसा होगा इसका एक्चुअल मीनिंग कि तुम मुझे केयरलेस ज़ेब्रा बोलने की बजाय इस चीज़ पर ध्यान दो, इस चीज़ को सीखो कि कॉपर कैसे गोल्ड को सेव करता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को वापस से इंग्लिश में याद करो, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, ठीक है। इंस्टेड ट्राई, इसके बजाय ट्राई करो, ये सीखो कि कॉपर कैसे गोल्ड को सेव करता है। तो प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, है ना। इससे आपको पता चल गया। प्लीज़ अगर आपको याद आ गया, दैट मीन्स P फॉर पोटेशियम सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद S फॉर सोडियम, C फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, C फॉर कार्बन, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, T फॉर टीन, L फॉर लीड, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कॉपर, S फॉर सिल्वर एंड G फॉर गोल्ड। गॉट इट। चलिए ऐसे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन? माइक्रोफोन, दूरबीन, है ना, माइक्रोस्कोप हो सकता है, चुंबकत्व हो सकता है, जनरेटर यहाँ पर हो सकता है ना। 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। सबसे पहला माइक्रोफोन है, दूसरा आपका टेलीस्कोप है, दूरबीन है ना, दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है, तो दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप। चुंबकत्व यहाँ पर हो सकता है, मैग्नेटिज्म यहाँ पर हो सकता है, जनरेटर यहाँ पर हो सकता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य कौन करता है? माइक्रोफोन करता है। दैट मीन्स जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। विकल्पों में दिए गए भोजन के प्रकार में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? एक रॉन्ग स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बताना है। चिकित्सा खाद्य पदार्थ लोगों के लिए आहार प्रबंधन खाद्य पदार्थ है। परिरक्षित खाद्य पदार्थ का मतलब या फूड प्रिजर्वेटिव्स का मतलब होता है ना। चलो इंग्लिश में भी देख से जाते हैं। सबसे पहला मेडिकल फूड के बारे में बात की गई है, दूसरे में आपसे बात की गई है प्रिजर्व फूड के बारे में, तीसरा जो है आपसे फंक्शनल फूड के बारे में बात की गई है, और ऑप्शन नंबर डी है इसको बोला जाएगा तैयार खाद्य पदार्थ को फॉर्मुलेटेड फूड, फॉर्मुलेटेड फूड। अब आपको इनके मीनिंग देखना है, इंग्लिश में भी है ये क्वेश्चन, एक बार से आप हिंदी में देख लो, फिर हम लोग इसको इंग्लिश में भी विजिट कर लेते हैं। चिकित्सा खाद्य पदार्थ जो होते हैं रोगों के आहार प्रबंधन के खाद्य पदार्थ, जैसे कि जो मरीज है तो उसको स्पेसिफिक भोजन ही दिया जाएगा, उसको तला गला पदार्थ नहीं दे सकते, है ना, दलिया वगैरह इस प्रकार का खाद्य पदार्थ दिया जाता है, तो उसको चिकित्सा खाद्य पदार्थ बोला जाता है, जो डॉक्टर स्पेसिफाइड होते हैं। दूसरा है परिरक्षित खाद्य पदार्थ, संरक्षण के तरीकों के खाद्य पदार्थ की प्रकृति को नहीं बदलते हैं, मतलब फूड प्रिजर्वेटिव, जैसे मेरे को अचार जो है साल भर के लिए रखना है, अभी केरी का टाइम आ रहा है, मैंने अचार डाल लिया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं साल भर वही अचार खाऊं क्योंकि पूरे सीज़न तो केरी नहीं आती है, राइट। तो मैंने उसमें क्या करा, नमक वगैरह है, तेल वगैरह ये सब डालकर उसको 1 साल के लिए सुरक्षित कर लिया, तो इसको फूड प्रिजर्वेटिव्स बोला जाता है ना।
जो प्राकृतिक हो सकते हैं, मैनमेड हो सकते हैं। तीसरा होता है कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, केवल सामान्य शारीरिक कार्य करने वाले खाद्य पदार्थ को कार्यात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है, फंक्शनल फूड कहा जाता है। जो सिर्फ शारीरिक कार्य, जिसकी वजह से सिर्फ आपको जो एक काम कर पाओ वो एनर्जी प्राप्त होगी। अगला है तैयार खाद्य पदार्थ, अलग अलग अवयवों को मिलाकर संसाधित करके तैयार किए गए, मतलब खाद्य पदार्थ जो भी ऑलरेडी बने हुए आते हैं, सिर्फ आप उनको रेडी करके जो है एक नया खाद्य पदार्थ बना सकते हैं। अब आपको इसमें क्या बताना है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। इंग्लिश में एक बार से देख लो, फिर हम लोग फाइनल सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। देखा आपने, मेडिकल फूड क्या होता है, डाइटरी मैनेजमेंट फूड फॉर डिसीज़, बीमारी के अकॉर्डिंग जो फूड डॉक्टर द्वारा प्रेफर किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। हमको क्या बताना है, गलत बताना है, तो गलत ढूंढने की कोशिश करो। प्रिजर्व फूड क्या होता है, प्रिजर्वेशन मेथड डू नॉट चेंज नेचर ऑफ द फूड, मतलब मैंने जो भी पदार्थ लिए, जैसे मैंने कोई भी XYZ कोई भी मैनमेड कोई भी एलिमेंट यहाँ पर ले लिया, जो क्या करेगा, मेरे फूड को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा, तो इससे मेरी फूड की प्रकृति चेंज हो जाएगी क्या, नहीं चेंज होगी, तो ये भी आपका गलत नहीं है। तीसरा है मेरा फंक्शनल फूड। फंक्शनल फूड क्या करता है, फूड परफॉर्मिंग कॉमन बॉडीली फंक्शंस ओनली, मतलब जो फंक्शन फूड या कार्यात्मक जो फूड होते हैं केवल साधारण कार्य करने के लिए ही काम आते हैं क्या, तो ये चीज़ गलत है। और अगला जो है फॉर्मुलेटेड फूड, फूड प्रिपेयर बाय मिक्सिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट, ये कुछ इंग्रेडिएंट को मिलाकर हम लोग जो है एक नया फूड यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, ये फॉर्मुलेटेड होते हैं क्या, यस ये फॉर्मुलेटेड होते हैं। आपको क्या बताना था, गलत बताना था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रॉन्ग है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है। मेडिकल करेक्ट है, प्रिजर्व्ड करेक्ट है, फॉर्मुलेटेड करेक्ट है, गलत क्या है, फंक्शनल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये केवल बॉडी फंक्शंस के लिए कार्य नहीं करते, इससे हमारे शरीर को जो विटामिन्स और जो भी चीज़ें हैं वो सारी प्राप्त होती है, प्रोटीन वगैरह प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टायरों की सतह पर ट्रेड्स क्यों बनाए जाते हैं। जैसे हमने वो सतह को पॉलिश करने से घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है। चिकनी सतह जो होती है अगर उस पर पॉलिश कर दी जाए या फिर चिकनी सतह पर चलने में दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन नहीं होता है, उस पर घर्षण क्या होता है, काफ़ी कम हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि टायरों की सतह पर जो ट्रेड्स है, इस प्रकार की जो डिज़ाइन है, जिगजैग हो गई या सिंगल लाइंस हो गई, इस प्रकार से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि पकड़ कम हो जाए ज़मीन से, टायर अच्छा सुंदर सा दिखे, घर्षण बढ़ जाए या घर्षण को कम करने के लिए हम लोग घर्षण बढ़ाने के लिए इस कार्य को कंप्लीट करते हैं। दैट मीन्स जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घर्षण को बढ़ाने के लिए जो है टायरों की सतह पर ट्रेड्स बनाए जाते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, हम लोग देखते हैं लगभग 1.3 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो 1.3 सेकेंड कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन में नहीं है 1.3, दैट मीन्स जो एक्यूरेट है वो है 1.28 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, बिना द्रव अवस्था से गुजरे जल का गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है। ये यहाँ पर आपके सामने पूरी प्रोसीजर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। कोई भी ठोस, द्रव और गैस किस प्रकार से अपनी अवस्था को परिवर्तित करते हैं। जैसे कि कोई भी बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर जल में परिवर्तित होना है तो बर्फ़ को पिघालकर जल में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। कैसे किया जा सकता है, उसके गलन के द्वारा, मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा, ठीक है, द्रवणांक जिसको हम लोग बोल सकते हैं। लिक्विड से अगर मुझको गैस के अंदर परिवर्तित करना है, जैसे पानी को भाप बनकर अगर उड़ाना है तो मैं उसको बॉईल करके उड़ा सकती हूँ, है ना, वाष्पीकरण के द्वारा। अगर मैं देखूँ सॉलिड को ही वापस से मुझे गैस में परिवर्तित करना है, जैसे नैप्थलीन, कपूर वगैरह हो गया, तो मैं इसको सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन के द्वारा यहाँ पर कर सकती हूँ, ठीक है। और वापस से अगर मैं रिवर्स प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करूँ, रिवर्स प्रोसेस अगर लेकर आऊँ, तो लिक्विड से मुझे सॉलिड में परिवर्तित करना है, मतलब मेरे को बर्फ़ जमाना है, तो मैं उसका फ्रीजिंग यहाँ पर कर सकती हूँ, ठीक है। उसको फ्रीज़ करके जो है मैं वापस से उसको क्या कर सकती हूँ, ठोस अवस्था में लेकर आ सकती हूँ। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था, द्रव अवस्था से गुजरे जल के गैस अवस्था से, मतलब गैस से किस में कन्वर्ट होना है, ठोस के अंदर परिवर्तित होना है। तो ये रहा गैस से ठोस अवस्था के अंदर वापस से परिवर्तित होने की जो प्रोसेस है, डिपोजिशन यहाँ पर कहलाती है, या फिर इसको हिंदी में जो है निक्षेपण की प्रोसेस यहाँ पर बोला जाता है।
ठीक है। तो निक्षेपण जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो अंतर परिवर्तन है ये क्या कहलाता है, निक्षेपण यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, और क्या बचा हुआ है, गैस से वापस से लिक्विड में परिवर्तित होना, जस्ट लाइक बादल बनने की प्रोसेस से वापस से पानी बनना। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस कहलाती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस यहाँ पर कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बदलती जलवायु हाइड्रोलॉजिकल चक्र के सभी तत्वों में बदल सकती है, जिसमें वर्षा, वाष्पीकरण, मिट्टी की नमी, भूजल पुनर्भरण और अपवाह शामिल है। और वर्षा बर्फ के पिघलने और अपवाह की तीव्रता को भी कंट्रोल यहाँ पर कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा जल चक्र के बारे में सही समझ को दर्शाता है। मतलब जलवायु जो है, अगर जलवायु चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं ये सारी अवस्थाएं प्रभावित होगी, है ना, वर्षा अफेक्ट होगी। जलवायु परिवर्तन हो गया तो जिस समय पर गर्मी पड़नी थी उस समय आपको थोड़ा जो है बारिश आ रही हो, जब बारिश आनी थी उस समय ठंड पड़ने लगी। तो इस प्रकार से जो जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे जो मौसम में जितना भी परिवर्तन आया है ये किसको अफेक्ट कर रहा है, पूरे हमारे जो वाटर साइकिल है, जल चक्र जो है उसको अफेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ क्या है, आंशिक रूप से सत्य है, मतलब थोड़ी बहुत सत्य है, ये असत्य है, ये जल चक्र से संबंधित है ही नहीं, या फिर ये बात सच है। आप क्या मानते हैं इस चीज़ को लेकर, क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, इट इज़ ट्रू, ये कम्प्लीटली राइट है। जो जल चक्र को देकर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं जलवायु जो है हमारे वाटर चक्र को क्या कर देती है, पूरी की तरीके से अफेक्ट कर देती है, पूरी तरीके से प्रभावित कर देती है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक पर विशिष्ट ऊष्माधारिता निर्भर करती है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था वो किसी प्रकार पर करा था, गुप्त ऊष्मा के ऊपर करा था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है विशिष्ट ऊष्मा का। विशिष्ट ऊष्मा आयतन के ऊपर निर्भर करती है कि उसका वॉल्यूम कितना है, पदार्थ की प्रकृति क्या है और उसका तापमान कितना है, या सिर्फ तापमान के ऊपर या सिर्फ पदार्थ की प्रकृति के ऊपर। तो जो विशिष्ट ऊष्मा है वो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करती है और साथ ही उसका जो तापमान है ना, कितने तापमान पर वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा या किस टेम्परेचर पर वो फ्रीज हो जाएगा, इस चीज़ के ऊपर उसकी विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शिक्षकों के एक समूह ने एक साथ जो है विद्यार्थियों को पढ़ाने की योजना बनाई है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, टीम टीचिंग यहाँ पर हो रही है। क्या हो रहा है, टीम टीचिंग हो रही है, मतलब बहुत सारे टीचर जो है एक ग्रुप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यदि वे गतिविधियों को करने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं तो वे टीम टीचिंग का, टीम शिक्षण के किस चरण के ऊपर है, इसका आंसर इसका होना चाहिए, ये कहलाती है क्रियान्वयन चरण। मतलब वो बच्चों को कुछ एक्सपेरिमेंट करवा रहे होंगे, है ना, तो इसको बोला जाता है एग्जीक्यूशन स्टेज। ठीक है, क्या बोला जाएगा, स्पेलिंग में यहाँ पर लिख देती हूँ, एग्जीक्यूशन स्टेज इसको यहाँ पर बोला जाता है। मतलब वो कुछ एक्टिविटी बच्चों को करवा रहे हैं, ये नियोजन प्लानिंग तो कर नहीं रहे, ये एंड स्टेज भी नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी करवाने के बाद भी कई सारी चीज़ें होती है, कंक्लूजन निकालना, बच्चों का इवेल्युएशन करना, कई सारी चीज़ें होती है। तो अभी बोला है कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, दैट मीन्स अभी वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए, समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण में आप दर्पण के सामने खड़े हैं, आपके बीच में और प्रतिबिंब जो आपका इमेज बन रहा है उसके बीच में कितनी दूरी है। वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी से अधिक है, कोई भी दूरी हो सकती है। वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी के बराबर होगी, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी से कम होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि ये समतल दर्पण है, ठीक है, सेकेंड, ये हमने बनाया समतल दर्पण। ठीक है, ये समतल दर्पण है, ये आप यहाँ पर कहीं खड़े हुए हैं, मतलब आप इसे समझो कि आप यहाँ सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपके मतलब ये आप खड़े हुए हो और इसका जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी किसके इक्वल होगी, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी के बराबर। मतलब जितनी इन दोनों के बीच में दूरी है उतनी ही इसके बराबर होगी। वस्तु और दर्पण के बीच में जितनी दूरी है, जैसे आप 5 सेंटीमीटर पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब जो है उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, मतलब ट्वाइस यहाँ पर हो जाएगा। अगर 5 सेंटीमीटर है तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 की हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। ठीक है, ये जो वस्तु है और इसका जो प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, इसके बीच की दूरी किसके इक्वल हो जाएगी, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अवतल लेंस की सहायता से निम्नलिखित में से किस दोष को यहाँ पर दूर किया जा सकता है।
तो अवतल लेंस की सहायता से आप जो निकट दृष्टि दोष है उसको दूर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जब हमने आई का पूरा स्ट्रक्चर देखा था उसमें हमने आँखों में होने वाली सारी बीमारियों के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अवतल लेंस से हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं और उत्तल लेंस से हम लोग दूर दृष्टि दोष जो होता है उसको यहाँ पर दूर कर सकते हैं। ठीक है, अभी अवतल का पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा आपका मायोपिया, निकट दृष्टि दोष जिसमें दूर का नहीं दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डी वेनबर्ग संतुलन का हिस्सा नहीं है? अनुकूली फिटनेस, जीन प्रवासन, उत्परिवर्तन या फिर आनुवंशिक बहाव। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए? तो एडेप्टिव फिटनेस जो है इसका हिस्सा यहाँ पर नहीं है। हार्डी वेनबर्ग ने जो अपनी इक्विलिब्रियम वाली जो प्रोसेस बताई है उसमें कौन सा नहीं आता है? अनुकूली फिटनेस यानी एडेप्टिव फिटनेस नहीं आती। एक बार से आप इसका थ्योरी देख सकते हैं। ये जनसंख्या आनुवंशिकी का सिद्धांत है जिसे हार्डी तथा वेनबर्ग दोनों ने ही स्वतंत्र रूप से पेश किया था। इस नियम के अनुसार एक आदर्श जनसंख्या में विभिन्न अलील यानी कि युग्म विकल्पी और जीनोटाइप की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी अपरिवर्तित रहती है। यह नियम जनसंख्या के उन पर पूर्णतः रूप से लागू होता है जो इन आदर्शों का पालन करेगी। वो आदर्श यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, जनन केवल लैंगिक होना चाहिए, एक समय पर एक ही पीढ़ी जीवित रहती है, प्रजनन क्रमहीन यहाँ पर रहता है, दोनों लिंगों की प्रजनन की संभावना बराबर रहती है, जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, दोनों लिंगों में बराबर युग्म विकल्पी आवृत्तियाँ हो रही हो, जनता प्रवास परिवर्तन या प्राकृतिक चयन से मुक्त होती हो और वहाँ पर कोई उत्परिवर्तन नहीं होता हो, उस पर जो है हार्डी वेनबर्ग का नियम एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? 1 MA दैट मीन्स 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -5 एम्पियर, है ना। तो हमको पता है 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है? 10 टू दी पावर -3 एम्पियर के इक्वल होता है, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हमारे 115 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये 115 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के जो कुछ 20 एक क्वेश्चन और होंगे जो कि साइंस के बचे हुए हैं इस पेपर में, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तब तक ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको ज़रूर से सॉल्व करके लाइएगा। ठीक है, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके बारे में चालन विकिरण और जो संवहन होता है इसके बारे में डिस्कस करें, है ना। थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़िएगा ज़रूर। बाकी जितने भी पेपर अभी तक हो चुके हैं उनको रिवाइज ज़रूर से कर लेना, क्योंकि 120 क्वेश्चन या 130 क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं ये अपने आप में पूरा एक समझ लो कि 120 टॉपिक ही होते हैं, है ना। तो हर एक टॉपिक आपका चाहे वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, बायो से हो, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप सेशन को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक ये क्लास विजिट नहीं करी है या फिर जिन्हें इस चैनल का आइडिया नहीं है वो भी इस ग्रुप में ऐड हो पाएँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।